YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज अध्ययन करेंगे राज्य की उत्पत्ति का मार्क्सवादी सिद्धांत, ओरिजिन ऑफ स्टेट, मार्क्सिस्ट थ्योरी। मैं डॉक्टर मोहनलाल गोस्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज हनुमानगढ़। राज्य की उत्पत्ति का इससे पहले हमने अध्ययन किया था सामाजिक समझौता सिद्धांत, व इससे पहले हमने थोड़ी सी देवी उत्पत्ति सिद्धांत। सामाजिक समझौता सिद्धांत मानता है कि राज्य की उत्पत्ति लोगों के बीच समझौता करके हुई है, परंतु मार्क्सवादी विचार थोड़े अलग हैं। राज्य के मार्क्सवादी सिद्धांत की शुरुआत जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स व उसके सहयोगी एंजल्स के विचारों में देख सकते हैं। इस विचार को लेनिन, स्टालिन, माओ त्से-तुंग व ग्रामसी ने आगे बढ़ाया। मार्क्सवादियों के अनुसार राज्य और राजनीतिक व्यवस्था आर्थिक आधार पर खड़े ऊपरी ढांचे का एक हिस्सा है, यानी समाज का जो आधार है वो आर्थिक ढांचा है, उसके ऊपर राजनीतिक व्यवस्था है। राज्य प्राकृतिक संस्था नहीं है। समाज जब विभाजित हुआ तो राज्य की उत्पत्ति हुई। राज्य आर्थिक वर्ग का हथियार है। राज्य शक्ति से शासन करता है। उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन होने से समाज में जब वर्ग समाप्त हो जाएंगे, वर्ग विहीन समाज हो जाएगा, तो राज्य स्वयं लुप्त हो जाएगा। सर्वप्रथम देखते हैं राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई। वो कार्ल मार्क्स ने वर्ग भेद से हुई है। समाज में वो दो वर्ग मानते हैं, एक अमीर एक गरीब, पूंजीपति सर्वहारा, बुर्जुआ या बुर्जुआ व प्रोलेटारिएट क्लास। प्लेटो व अरस्तु ने राज्य को लोक कल्याणकारी संगठन माना, जबकि मार्क्स राज्य को एक वर्ग संगठन मानता है। इसकी उत्पत्ति वर्ग संघर्ष से हुई है। आदिम साम्यवादी समाज में सदस्यों के बीच हितों में कोई संघर्ष नहीं था। दास युग में स्थिति बदल गई। इस युग में स्वामियों के हाथ में भूमि, संपत्ति व उत्पादन के साधन आ गए। ये दासों का शोषण करते थे। स्वामी वर्ग के सदस्यों की संख्या बहुत कम थी और बहुसंख्यक समाज में अपनी स्थिति मजबूत बनाए रखने के लिए उन्हें शक्ति का सहारा लेना पड़ा। इसके द्वारा पुलिस, सेना, न्यायालय, जेल इत्यादि की व्यवस्था की गई। इन संस्थाओं पर उन लोगों का अधिकार था जो शासक वर्ग के समर्थक थे। यहीं से राज्य संस्था का जन्म हुआ। एंजल्स लिखते हैं कि राज्य शासन के रूप में सबसे शक्तिशाली उच्च आर्थिक वर्ग का राज्य है, जो राज्य के माध्यम से राजनीतिक भी उच्च वर्ग बन जाता है और इस प्रकार यह शोषण का हथियार है। पुराने समय में राज्य गुलामों पर शासन करने के लिए गुलामों के मालिकों का राज्य था। सामंतवादी राज्य किसान तथा भूमिहीनों पर शासन करने के लिए कुलीन लोगों का राज्य था, तथा आधुनिक राज्य मजदूरों पर शासन करने के लिए पूंजीपतियों का शासन है। मार्क्स लिखते हैं कि राज्य संपत्तिशाली वर्ग का संगठन है जो संपत्तिहीन वर्ग से इसकी सुरक्षा करता है। राज्य आदिकाल से अस्तित्व में नहीं था। ऐसा समाज भी रहे हैं जो राज्य के बिना थे। आर्थिक विकास की निश्चित दशा में जो समाज में वर्ग विभाजन द्वारा उत्पन्न झगड़ों के कारण उत्पन्न हुए हैं। मार्क्स मानते हैं कि जो कई युग यानी शुरुआत में आदिम साम्यवादी इसलिए था क्योंकि वर्ग भेद नहीं था उसके अंदर।
आदिम साम्यवादी युग था, उसके बाद दास युग आया, उसके बाद सामंतवादी युग आया, उसके बाद पूंजीवाद आया, और उसके बाद समाजवाद व साम्यवाद होगा। तो समाज का जो विकास है एक दिशाबद्ध तरीके से होता है। अंत में साम्यवाद आएगा जहां राज्य विहीन और वर्ग विहीन व्यवस्था हो जाएगी। दूसरा, राज्य वर्ग शोषण का यंत्र है, यानी वर्ग दो है, अमीर और गरीब, बुर्जुआ और प्रोलेटारिएट क्लास। बुर्जुआ व सर्वहारा वर्ग। राज्य के उद्देश्य व स्वरूप के बारे में मार्क्स का विचार अन्य दार्शनिकों से अलग है। उन्होंने हिगल के राज्य संबंधी विचारों की आलोचना की, जो राज्य को उच्च नैतिकता का स्रोत मानते हैं। मार्क्स ने माना कि राज्य सामान्य हित का प्रतिनिधित्व नहीं करता, वह निजी संपत्ति का सेवक है। मार्क्स के अनुसार राज्य शासक वर्ग के हितों को सुरक्षित बनाए रखने तथा अन्य वर्गों के शोषण का उपकरण मात्र है। वर्तमान में राज्य पूंजीपतियों का संगठन है। इसका उद्देश्य मजदूर वर्ग का शोषण करना है। इसकी पूर्ति के लिए वह अपनी संपत्ति एवं हितों की दृष्टि से कानूनों का निर्माण करता है। कानून भंग करने वालों को पकड़ने व दंड देने के लिए पुलिस व न्यायालयों की व्यवस्था करता है। एंजेल्स के शब्दों में आधुनिक राज्य मूलतः एक पूंजीवादी मशीन है, पूंजीपतियों का राज्य है। जितना अधिक वह उत्पादक शक्तियों को अपने हाथ में लेता है, उतना ही पूंजीपति बनता है। वह नागरिकों का शोषण करता है। साम्यवादी घोषणा पत्र, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में राज्य को पूंजीपतियों की कार्यकारिणी समिति कहा गया है। इस प्रकार मार्क्स राज्य को मानव जीवन के विकास का उत्तम साधन या समाज में संतुलन बनाए रखने वाला संगठन नहीं मानता। यह एक विशेष वर्ग की संप्रभुता बनाए रखने वाला व अन्य वर्गों के शोषण की खुली छूट देने वाला मानता है। पुलिस, सेना, न्यायालय द्वारा अपने वर्ग के आधिपत्य को मजबूत बनाता है। सर्वहारा का अधिनायकवाद। मार्क्स के अनुसार पूंजीवाद का अंत अनिवार्य है, यानी पहले आदिम साम्यवाद था, फिर दास युग, सामंतवादी युग, उसके बाद पूंजीवाद आएगा। पूंजीवाद का अंत अनिवार्य है। क्रांति द्वारा पूंजीवाद को नष्ट कर दिया जाएगा और सर्वहारा का अधिनायक स्थापित हो जाएगा। वर्गहीन समाज की स्थापना में कुछ समय लग जाएगा और अंतरिम काल में सर्वहारा का अधिनायकवाद होगा, जो पूंजीवाद के अवशेषों को समाप्त करने का कार्य करेगा। मेहनत कश जनसाधारण के समूहों को सर्वहारा के पक्ष में लाना, साहित्य, कला, संस्कृति, संगीत इत्यादि के मापदंडों का पुनर्निर्धारण करना, यानी जो समाज में गीत, संगीत, साहित्य, कला लिखा जाता है वो पूंजीपति वर्ग के अनुसार होता है, तो उसको बिल्कुल आम आदमी को ध्यान में रखते हुए इसके मापदंड पुनः निर्धारित किया जाएगा। जैसे गीत, संगीत है तो सामान्य लोगों के बारे में साधारणतः अपने कहानी सुनते हैं तो उसमें एक राजा था, एक रानी थी, इस तरह न होकर साधारण और आम लोगों से संबंधित कहानियां, फिल्में भी ऐसे ही जिसमें साधारण वर्ग के लोगों को दिखाया जाएगा। ऐसे ही साहित्य लिखा जाएगा, कविताएं भी ऐसी ही होगी। और हेलोवल ने इसकी एक रूपरेखा प्रस्तुत की है। इसका कार्यक्रम कुछ बताई गई रूपरेखा। 1 नंबर, हर प्रकार की जमींदारी का उन्मूलन और भूमि से प्राप्त होने वाले समस्त राजस्व का सार्वजनिक लाभ के लिए कार्यों पर खर्च करना। तो आय के साथ तेजी से बढ़ने वाला आयकर, यानी आयकर जितनी इनकम बढ़ेगी वैसे आयकर बढ़ेगा। तीसरा, सब प्रकार के उत्तराधिकार की समाप्ति। चौथा, देश छोड़कर अन्य देशों में बसने वाले और विद्रोहियों की संपत्ति जब्त कर लेना। 5वां, सरकारी पूंजी व पूर्ण एकाधिकार से संपन्न राष्ट्रीय बैंक। 6वां, संचार व परिवहन के साधनों का राज्य के हाथों में केंद्रीकरण। 7वां, राज्य स्वामित्व वाले कारखानों और उत्पादन के साधनों का विस्तार।
8वां, हर एक के लिए काम करना समान रूप से अनिवार्य किया जाए। 9 में खेती और उद्योग का उचित समायोजन। और 10वां, निःशुल्क सार्वजनिक स्कूली शिक्षा और बच्चों से मजदूरी कराने पर रोक। कार्ल मार्क्स सर्वहारा अधिनायकवाद को ही लोकतंत्र मानता था। चौथा है राज्य संस्था का लोप हो जाएगा। सर्वहारा के अधिनायक के बाद की संक्रमणकालीन अवस्था के बाद मार्क्स ऐसी आदर्श व्यवस्था की कल्पना करता है जिसमें राज्य संस्था का लोप हो जाएगा। मार्क्स की मान्यता के अनुसार जब तक समाज में वर्ग बने रहेंगे, यानी अमीर और गरीब बने रहेंगे, तब तक एक विशेष वर्ग की सत्ता, आर्थिक राज्य की सत्ता बनी रहेगी, यानी अमीर वर्ग की, पूंजीपति वर्ग की बनी रहेगी। किंतु सर्वहारा के अधिनायकवाद के कारण पूंजीपति वर्ग का अंत हो जाएगा। इसके बाद वर्ग भेद भी नहीं रहेंगे और राज्य की उपयोगिता भी नहीं रहेगी। इस अवस्था में मनुष्य पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता को उपभोग करेगा तथा उत्पादन के साधनों पर संपूर्ण समाज का अधिकार होगा। सब लोग अपनी योग्यता के अनुसार काम करेंगे तथा अपनी आवश्यकता के अनुसार प्राप्त करेंगे। जो लोग काम करने योग्य नहीं होंगे उनके लिए सामाजिक सहायता व बीमे की व्यवस्था होगी। उत्पादन साधनों पर पूरे समाज का मालिकाना हक होगा। मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण की गुंजाइश नहीं रहेगी। भूख, गरीबी, बेकारी नहीं होगी। मार्क्स के शब्दों में पुराने बुर्जुआ समाज तथा उसके वर्गों व वर्ग विरोध के स्थान पर ऐसे समाज की स्थापना करेंगे जहां प्रत्येक का स्वतंत्र विकास सभी के स्वतंत्र विकास की शर्त होगा। वस्तुतः मार्क्स उस समाज की कल्पना करता है जब राज्य की जरूरत नहीं होगी। जैसे फूल सूख कर झड़ जाता है, उसी प्रकार राज्य रूपी वर्ग मुरझाकर समाप्त हो जाएगा। दमन करने वाली सारी एजेंसियां समाप्त हो जाएगी, वह मानव पूर्ण मुक्त हो जाएगा। तो इस तरह राज्य की लोप हो जाएगा, राज्य नामक संस्था का, और एक जो विकास हो रहा है वो एक दिशाबद्ध तरीके में ही हो रहा है। पूंजीवाद के सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद आएगा, उसमें पूंजीवाद के अवशेष समाप्त कर दिए जाएंगे, उसके बाद साम्यवाद की व्यवस्था आ जाएगी जिसमें वर्ग विहीन, राज्य विहीन व्यवस्था आ जाएगी। अब इस मार्क्सवादी सिद्धांत की आलोचना कर सकते हैं। मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार स्पष्ट है कि राज्य का वर्ग शोषण के साथ गहरा संबंध है और इसका अंत क्रांति से ही हो सकता है। राज्य का प्रधान कार्य विशेष वर्ग के हितों को सुरक्षित बनाना है, अतः पूंजीपति वर्ग को नुकसान पहुंचाने वाले सभी कार्यों का विरोध करता है। आलोचकों का मानना है कि इस सिद्धांत के कई दोष हैं। इसमें राज्य के सच्चे स्वरूप की उपेक्षा करते हुए एक रोगग्रस्त राज्य का अध्ययन करता है। इसके निम्न आधार पर आलोचना कर सकते हैं, आप स्लाइड्स पर देख सकते हैं। पहला, राज्य भलाई करने वाली संस्था है। राज्य शोषण करने वाली संस्था न होकर व्यक्ति की सेवा व भलाई करने वाली संस्था है। राज्य का प्रधान कार्य व्यक्ति के उत्तम जीवन के लिए उपयुक्त परिस्थितियां पैदा करना है। दूसरा, राज्य कल्याणकारी संस्था है। मार्क्स ने राज्य को सर्वहारा वर्ग का शत्रु बताया और कहा कि राज्य द्वारा ही पूंजीपति वर्ग श्रमिकों का शोषण करता है, परंतु वास्तव में स्थिति अलग है। विश्व के आज सभी देशों में राज्यों द्वारा लोक कल्याणकारी राज्य के विचार को स्वीकार किया गया है। अमेरिका सहित पश्चिमी देशों में श्रमिकों के हितों में कानूनों का निर्माण किया गया। उन देशों में श्रमिकों की स्थिति अच्छी है। तीसरा, शांतिपूर्ण परिवर्तन संभव है। मार्क्स के अनुसार क्रांति और हिंसा से परिवर्तन ही संभव है, परंतु ब्रिटेन, भारत और अमेरिका जैसे देशों में शांतिपूर्ण व कानूनी साधनों से भी पूंजीवाद से समाजवाद में परिवर्तन किए गए हैं। भारत में जमींदारी प्रथा व राजाओं के विशेषाधिकारों का उन्मूलन कर दिया गया। बैंकों का राष्ट्रीयकरण शांतिपूर्ण तरीके से कर दिया गया। तो राज्य के लोप की धारणा कल्पना मात्र ही है। मार्क्स राज्य के लोप की कल्पना करता है, परंतु सोवियत संघ में राज्य का लोप नहीं हुआ। अब रूस लोकतंत्र के रास्ते पर चल पड़ा। चीन में भी राज्य का लोप नहीं हुआ। साम्यवादी पार्टी पर सोवियत संघ में, रूस में प्रतिबंध लगा दिया गया। सोवियत संघ विघटन के साथ ही इस आंदोलन को कुछ धक्का लगा है। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि 1991 में
सोवियत संघ का विघटन विश्व में एक बहुत बड़ी घटना थी, परंतु जो विघटन हुआ वो सोवियत संघ का हुआ, मार्क्सवाद का नहीं हुआ। जब तक समाज में वर्ग है, वर्ग भेद है, गरीबी है, शोषण है, तब तक मार्क्सवाद प्रासंगिक रहेगा। धन्यवाद।